हेलो एवरीवन। आज हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ का चैप्टर 2 करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ जो मैनेजमेंट है, ये बता दो पहले तो कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये एक जनरल गाइडलाइन होती है। इसके अंदर कोई आपका स्पेसिफिक रूल नहीं होते कि जिसे हम चेंज ही ना कर सकें। तो एक तरीके से फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते, और ये जनरल गाइडलाइन होती हैं जो आपको मैनेजमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट और हेनरी फेयोल एडमिनिस्ट्रेटिव 14 के जो उनके प्रिंसिपल हैं उसके बारे में यहाँ पे हम रीड करेंगे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो है 4 आपके प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि जितनी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी वो सब एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे हैं जो कि मैनेजमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज़ हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिटवीन द पर्सनस हारमनी रहे और किसी भी तरह का कोई काउस क्रिएट ना हो। ठीक है। थर्ड इज़ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि हर इंसान जो है वो एक ही बैनर के नीचे एक ही सेम गोल के साथ, एक मोटिव के साथ एज अ टीम वर्क करें। ठीक है, और अलग अलग जो है वो सब अपने इंटरेस्ट लेके ना चलें। फोर्थ वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पर वर्क कर रहे हैं उन सब की पर्सनल जो ग्रोथ है वो उन्हें दिखाई दे विद इन ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर ऑर्गेनाइजेशन की गोल हो रही है उसके अंदर पर्सन की ग्रोथ भी होनी चाहिए, सो दैट कि वहाँ से आपका मतलब जो एक मोटिवेशन है वो एम्प्लॉयज़ के अंदर बना रहे। ठीक है, तो ये 4 जो प्रिंसिपल थे ये दिए थे टेलर ने, और इनके उसके बाद टेक्निक्स आ जाती हैं। तो 7 इन्होंने टेक्निक्स दी हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की। फर्स्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप। इसके अंदर ये कहते हैं कि टोटल 8 जो हैं वो आपके फोरमैन होंगे, और वो 8 फोरमैन जो हैं वो मतलब एक जो सिंगल एम्प्लॉई है वो 8 फोरमैन को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, या फिर उनके ऊपर जो इंस्पेक्शन रहेगी, उनके ऊपर जो नज़र रहेगी किसी एक एम्प्लॉई के ऊपर, वो टोटल 8 लोगों के थ्रू रहेगी। ठीक है। सेकंड आता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी काम को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाना है और एक स्टैंडर्ड जो वर्क है वो हमें बनाना है। थर्ड इज़ मेथड स्टडी, कि किस मेथड से काम होना है वो एक डिफाइंड होना चाहिए। फोर्थ इज़ मोशन स्टडी, कि हम कितना जो है वो काम कर रहे हैं उस मोशन मतलब कि हम कितना ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो एक एम्प्लॉई कर रहा है, तो उन एक्टिविटीज़ को जो उसमें एडिशनल एक्टिविटीज़ हैं उसको कम करना। फिफ्थ इज़ टाइम स्टडी, यानी किसी भी काम को करने में पर्टिकुलर कितना टाइम लग रहा है, उसका स्टैंडर्ड टाइम क्या है, और सो दैट हम उस स्टैंडर्ड टाइम के साथ उसको एग्जैक्ट जो जिस टाइम में हमने उसको किया है उसको हम मेजर कर सकें। सिक्स्थ वन इज़ फटीग स्टडी, कि इंसान जो है वो कितना थक रहा है, उसको कितने टाइम के ऊपर जो है हमें ब्रेक देने हैं और कितनी देर के ब्रेक देने हैं, कितनी बार ब्रेक देने हैं, हाउ फ्रिक्वेंट ब्रेक शुड बी। तो ये सब चीज़ें फटीग स्टडी के अंदर आएंगी। आपका 7th आ जाएगा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, यानी कि जो जितना काम करेगा, जैसा काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसका वेज जो है वो होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे फेयोल के प्रिंसिपल्स की। फेयोल ने जो प्रिंसिपल दिए हैं वो दिए हैं 1917 में। तो हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स थे। फर्स्ट इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी काम को जो है वो डिवाइड कर दो। और काम को डिवाइड करने से क्या होगा कि अगर आप काम को डिवाइड कर देते हैं और स्पेसिफिक मैन फोर्स लगा देते हैं एक एक जो डिवीज़न है उसके ऊपर, तो उसके अंदर उनकी काम जो है वो और ज़्यादा एफिशिएंटली वो कर पाएंगे और काफ़ी इफेक्टिव वो है वो कर पाएंगे। एक काम के अंदर उनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो बन जाएगी। सेकंड आती है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी होती है किसी चीज़ को जो एक आपकी पावर है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आपको काम दिया हुआ है करने का वो। तो उन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। थर्ड इज़ डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन जो है वो ज़रूरी है। फोर्थ इज़ यूनिटी ऑफ कमांड, तो एक ही इंसान, इसके अंदर ये बताते हैं कि एक ही हर इंसान के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। ये बिल्कुल आपका अपोजिट है जो फंक्शनल फोरमैनशिप टेलर ने दी थी, उससे बिल्कुल अपोजिट है। फिफ्थ आ जाता है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो एक ही डायरेक्शन के अंदर जो है वो सब वर्क करेंगे। ये आपका फिफ्थ प्रिंसिपल आ जाता है। सिक्स्थ आता है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसी के अंदर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट भी शामिल होना चाहिए। 7th आएगा रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो रेमुनरेशन जो है वो जायज़ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन आपकी होती है कि जो पावर है या फिर जो ऑर्डर्स हैं वो एक ही जगह से आएँ। डिसेंट्रलाइजेशन होती है कि जो पावर है, जो डिसीज़न लेने की कैपेसिटी है वो नीचे वाली जो लेवल्स हैं वहाँ पे भी हों, तो इसमें एक बैलेंस होना चाहिए। स्केलर चेन, यानी कि जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो एक प्रॉपर फॉलो मतलब सीक्वेंस जो है वो होना चाहिए।
और अगर कोई ऐसा इमरजेंसी हो या कुछ भी हो तो उन्होंने गैंग प्लैंक नाम का नाम दिया था कि गैंग प्लैंक के थ्रू हम जल्दी भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर मतलब होता है पीपल और मटेरियल हमें सही समय पे सही जगह पे अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ इक्विटी के अंदर आपका आएगा कि हमें हर पर्सन को जो है वो जस्टिस बेसिकली प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, यानी कंपनी को लोग जो है वो छोड़ के ना जाएं। नेक्स्ट इज़ इनिशिएटिव, ठीक है। इनिशिएटिव इज़ लाइक आपका कि हमें कोई ना कोई हमेशा इनिशिएटिव लेना चाहिए या फिर उनको जो है वो प्रॉपर मौका मिलना चाहिए सभी एम्प्लॉयज़ को। 14th इज़ एस्पिरिट द कोप्स, इसके अंदर होगा कि यूनिटी एक होनी चाहिए, एज अ टीम हमें लेके चलना चाहिए। मैनेजर को कभी ये नहीं बोलना चाहिए आई की जगह पे उसे वर्ड यूज़ करना चाहिए वी, ताकि सभी कनेक्टेड फील करें, ठीक है। तो इसके साथ हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो फिनिश होता है और नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को आप देख लें, प्लेलिस्ट वहाँ पे रेडी है। थैंक यू।